आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस हमने स्टडी करनी है। इससे पहले हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली जो वेव्स हैं, ये वेव्स हैं। जब दो एक कोहेरेंट सोर्स है जिसमें से सपोज वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज और ये दो वेव्स हैं, एक कोहेरेंट सोर्स से है, ये दूसरे कोहेरेंट सोर्स से है। तो मान लीजिए इसकी जो इक्वेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये दूसरे कोहेरेंट सोर्स से आ रही है तो बाई टू इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सपोज फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अब ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो अल्टीमेटली इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो दोनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब सुपर पोजिशन होगी इन दोनों वेव्स की, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इन दोनों की सुपरपोजिशन के कारण एक नई वेव बनेगी और उसकी जो इक्वेशन होगी द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाई इज इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास बाई वन की वैल्यू थी ए साइन ओमेगा टी प्लस बाई टू की वैल्यू थी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करो। साइन ए प्लस बी किसके बराबर था? दिस कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आ जाएगी हमारे पास। देन बाई कैन बी रिटन एज बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस बी साइन ए, ओमेगा टी ए एक्ट कर जाएगा और ये बी एक्ट कर जाएगा, तो साइन ए कॉस बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव। नाउ टू सॉल्व दिस, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ए प्लस बी कॉस फाई प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए लेट ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मतलब अगर मैं a प्लस बी कॉस फाई को आर कॉस थीटा अज्यूम करता हूँ और b साइन फाई को आर साइन थीटा अज्यूम करता हूँ, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज बाई इज इक्वल टू, इसकी जगह रख दो आर
कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस बी साइन फाई की जगह रख देते हैं आर साइन थीटा, तो ये बन गया आर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। इसमें से आर कॉमन अगर हम निकाल लें तो बाई इज इक्वल टू आर इंटू साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अगेन ये जो इक्वेशन है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यही आइडेंटिटी अगर हम दोबारा यूज़ करें तो ये बन जाएगा बाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज बाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेव बन रही है। तो अगर मैं इसको बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा से कंपेयर करूं तो इसका मतलब आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, वेयर आर इज result amplitude of resultant wave। तो जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास बनती है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आर आ गया। इसका मतलब जहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पर उसकी लाइट की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जहाँ पर आर की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम होगी। तो इसका मतलब वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन आई थी ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, और बी साइन फाई जो मैंने अज्यूम किया था आर साइन थीटा, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, तो यहाँ से अगर मैं दोनों का स्क्वेयर करके उसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, और यू कैन राइट इट एज 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड स्क्वायर करके ऐड कर दो और राइट हैंड साइड में राइट हैंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा, ये था लेफ्ट हैंड साइड में पहली इक्वेशन का था ए प्लस बी कॉस फाई, यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी कॉस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, इसको भी स्क्वेयर करो इसको भी स्क्वेयर करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड में पहली इक्वेशन का था आर कॉस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस इसका था आर साइन थीटा, तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लें, इसका स्क्वेयर खोल दें, तो ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लो, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, अब यहाँ ये है बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई भी आएगा इसके साथ, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई। अब यहाँ से बी स्क्वेयर इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई प्लस 2ab कॉस फाई, 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर फाई प्लस कॉस स्क्वेयर फाई 1 हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi square root. This is the amplitude of the resultant wave. ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। नाउ क्लियरली अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेव का आर, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मिनिमम होगी तो डिस्ट्रक्टिव होगी। या आई इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ तो ये आ गया, तो आई जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी, इसका आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो के इंटू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। अब क्योंकि अगर इंटेंसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो पहले सोर्स से वेव आ रही है उसका जो एम्पलीट्यूड था, जैसे हम दोनों इक्वेशन की बात करें तो एक कोहेरेंट सोर्स से जो वेव आ रही थी उसका एम्पलीट्यूड था ए, और दूसरे सोर्स से जो वेव आ रही थी उसका एम्पलीट्यूड था बी। तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 अगर इसकी इंटेंसिटी है जो एक सोर्स से लाइट आ रही है, और I2 अगर इसकी इंटेंसिटी है जो दूसरे सोर्स से लाइट आ रही है, देन I1 इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, एंड सिमिलरली I2 इज इक्वल टू के इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड जो था वो ए था और दूसरी वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो बी था। तो I1 हो जाएगी मेरे पास के इंटू ए स्क्वायर और I2 हो जाएगी के इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ देन द रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी, अब के ए स्क्वायर दिस इज I1, के बी स्क्वायर दिस इज I2, एंड के इंटू ये बन जाएगा के स्क्वायर ए बी और कॉस फाई, देन दिस कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I1 I2 स्क्वायर रूट, ठीक है, इंटू कॉस फाई। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो के से तो ये टर्म बन जाएगी। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट पर्टिकुलर पॉइंट, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट इंटू कॉस फाई। अब हमें निकालनी है कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अब क्योंकि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया हमारे पास, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आया दैट इज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi स्क्वायर रूट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, आई मस्ट बी मैक्सिमम, जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी आर शुड बी मैक्सिमम बिकॉज आई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो जहाँ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। अब आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कॉस फाई के ऊपर, ठीक है, तो कॉस फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू है -1, ठीक है। तो जहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहीं पर आर भी मैक्सिमम होगा और उसी पॉइंट के ऊपर आई भी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब आई मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मैक्सिमम होगी। तो इट मीन्स आई विल बी मैक्सिमम देन so that cos phi is equal to +1। आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos phi की मैक्सिमम वैल्यू है +1। तो ये कौन कौन से एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी, इट मीन्स फाई इज इक्वल टू 0, cos 0 1 होता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से। या इसको हम लिख सकते हैं
फाई इज इक्वल टू 2n पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका मतलब जब फेज डिफरेंस 2n पाई का होगा तो उस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी। तो दिस इज द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? द कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस में कंडीशन निकालनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज, नाउ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये वेव आ रही है, एक वेव ये है, एक कोहेरेंट सोर्स से जो वेव आ रही है वो ये है, दूसरे सोर्स से जो वेव आ रही है वो ये है। अब अगर एक साइकिल ये कंप्लीट करती है तो यहां से लेकर के यहां तक ये पाथ ट्रेवल करती है लैम्डा, और यहां से लेकर के यहां तक जो इसकी फेज एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 2 पाई। जैसे मान लो ये 0 आ गया, ये पाई बाई 2 आ गया, ये पाई आ गया 3 पाई बाई 2 एंड दिस मच 2 पाई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे अगर मैं फंक्शन ऑफ साइन लूँ, ठीक है, अगर मैं फंक्शन ऑफ साइन मान करके चलता हूँ तो इस केस में, क्योंकि साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, फिर 0, साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 270 इज -1 एंड साइन 360 इज अगेन 0। तो इस तरह से इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पाथ होगा, जितनी डिस्टेंस होगी दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और ये जो फेज एंगल होगा वो 0 टू 2 पाई होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पाई का एंगल बनता है। यानी कि अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा होगा। 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस जो आएगा वेव में, कितना पाथ ट्रेवल कर लेगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाथ ट्रेवल करती है लैम्डा, यानी कि जितनी इसकी वेवलेंथ है। तो इसका मतलब अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो उस केस में पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का है। ठीक है, अब मुझे निकालना है पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा होगा, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और मुझे निकालना है फाई के कॉरस्पॉन्डिंग, तो फाई के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस। फाई के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, तो फाई के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस आ जाएगा, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करूं देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए एक वेव यहाँ से चल रही है तो दूसरी वेव कहाँ से चल रही है, उन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, यानी कि फेज डिफरेंस को लैम्डा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस शुड बी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, n लैम्डा। दिस इज द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स मीन्स पाथ डिफरेंस, n लैम्डा, यानी कि हमारे पास अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी, और यहाँ n की वैल्यू आएगी n 0 1 2 3 एंड सो ऑन 2n पाई। जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी, 1 रखोगे 2 पाई आ जाएगी, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू अंडरस्टैंड। तो फेज डिफरेंस में हो जाएगा, अगर फेज डिफरेंस में कंडीशन बतानी है तो 2n पाई, और पाथ डिफरेंस में कंडीशन बतानी है तो n लैम्डा। तो लैम्डा का इंटीग्रल यानी कि वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कैलकुलेट करनी है, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई शुड बी मिनिमम। आई की वैल्यू मिनिमम का मतलब आर शुड बी मिनिमम। अब क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, जहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू मैक्स मिनिमम आएगी। ये था हमारे पास आर के लिए इक्वेशन थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई। अब क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कॉस फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पर इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इसका मतलब आर शुड बी मिनिमम, दैट इज इट मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू -1। तो कॉस फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो कौन कौन से एंगल के ऊपर -1 आ जाएगी? इट मीन्स फाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई, और फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई। मीन्स दिस इज द फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 1 2 3 सो ऑन। यानी कि n की वैल्यू जो होगी जब 1 होगी तो इसका मतलब 2-1 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पर 2n-1 इंटू पाई। दिस इज द कंडीशन फॉर destructive interference of light in हाँ पाथ सॉरी फेज डिफरेंस के केस में, इन केस ऑफ फेज डिफरेंस। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालना है। कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाई की वैल्यू यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, इंटू फाई, विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी कि लैम्डा बाई, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगी लैम्डा बाई 2। एक तो लैम्डा बाई 2 के ऊपर होगी, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, यानी कि n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए 1 2 3 4। तो पहली जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो कहाँ पर होगी? लैम्डा बाई 2 के ऊपर। दूसरी होगी 3 लैम्डा बाई 2 के ऊपर। यानी कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो उस केस में कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर constructive and destructive interference of light in case of a phase difference as well as in case of a path difference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा 2n पाई, तो कंस्ट्रक्टिव होगी, और पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस में आएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस में कंडीशन होगी 2n-1 इंटू पाई। अब इसके आधार पर कुछ फॉर्मूला हमने डिस्कस करने हैं। अब क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं इसके ऊपर, तो कुछ फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं हम। अब जैसे एम्पलीट्यूड जो था रिजल्टेंट वेव का वो आया था हमारे पास r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अब मैक्सिमम कहाँ पर होगा एम्पलीट्यूड? तो आर मैक्स इज इक्वल टू कब आएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कॉस फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर मैं इसकी वैल्यू +1 रखता हूँ तो आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई की वैल्यू +1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा इंटू 1। तो इसका मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वेयर, और उसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा a प्लस बी। दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आर मैक्स इज इक्वल टू दिस मच।
सिमिलरली अगर मिनिमम की बात करें तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू, तो उस केस में कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1। तो अगर ये -1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। कॉस फाई की वैल्यू -1 आ जाएगी और इसका स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। इसी तरह से अब इंटेंसिटी निकालनी है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है, ये तो आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और ये आ गया हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। नाउ आई मैक्स, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, इट मीन्स के इंटू आर मैक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी। आर मैक्स की वैल्यू थी मेरे पास ए प्लस बी, यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी होल स्क्वेयर। सिमिलरली आई मिनिमम इज इक्वल टू के इंटू आर मिनिमम स्क्वेयर विच इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, और दिस कैन बी रिटन एज आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए और बी जो है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम है, मान लीजिए जो दोनों सोर्सेज से आ रही है उनका एम्पलीट्यूड सेम है, देन आर मिनिमम इफ amplitude of the waves from two coherent sources is same, then जैसे मान लो that is a is equal to b, suppose दिस इज इक्वल टू ए, यानी कि बी भी ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया देन आर मैक्स इज इक्वल टू 2a एंड आर मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो उस केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पर कोई लाइट अपीयर नहीं होगी। आर की वैल्यू 0 होगी तो इंटेंसिटी आई मिनिमम इज ऑल्सो 0, तो इसका मतलब डार्क बैंड अपीयर होगा। जैसे हमने फ्रिंजेस के बारे में डिस्कस किया था बाई इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो पहले ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से डार्क फ्रिंज का मतलब वहाँ पर कोई लाइट अपीयर नहीं होगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली टोटल इंटेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके थे, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस फाई और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा। ये इंटेंसिटी के लिए रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। सपोज W1 एंड W2 आर द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। इफ W1 and W2 are the width of two slits। टू स्लिट्स का मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। जैसे मान लो मैंने कल भी बताई थी एक बात कि अगर एक सोर्स ले लिया और इस सोर्स को हम इसके अंदर पैक कर देते हैं और दो पिन होल कर देते हैं, बॉक्स के अंदर पैक कर दिया और दो पिन होल कर दिए, तो ये अपने आप में अलग सोर्स एक्ट कर जाएगा, ये अपने आप में अलग सोर्स एक्ट कर जाएगा। तो अगर इसकी विड्थ W1 है, इसकी विड्थ W2 है, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 विच इज इक्वल टू, अब क्योंकि I1 होता है K इंटू ए स्क्वेयर अपॉन K इंटू बी स्क्वेयर, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। सो दीज आर सम फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो न्यूमेरिकल पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।